और गालिब के दोस्त जो मौलवी थे उनको आम बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो ये देखकर उन्होंने गालिब से कहा, मिर्जा देखा तुमने, गधा आम नहीं खाता। तो मिर्जा गालिब ने कहा, बेशक गधा आम नहीं खाता। तो इस तरह के लतीफ वाकयात जो गालिब की शख्सियत तक पहुंचने में हमारी मदद करते हैं। और एक और साहब हैं जो हमेशा हमें गालिब तक पहुंचने में मदद करते हैं, उनकी शायरी को समझने में मदद करते हैं। जोरदार तालियों के साथ फरहत एहसास साहब हमारे स्टेज पर मौजूद हैं। इस्तकबाल है आपका सबसे पहले जश्न अदब के स्टेज पर। अच्छा, तो पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि गालिब कौन है? पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। ये तो गालिब ने अपने आप से ही सवाल किया था और दूसरों से भी सवाल किया था। और ये सवाल बहुत मुश्किल है जी कि गालिब कौन है, या आपसे भी पूछे कि आप कौन हैं तो आप नहीं बता पाएंगे। जी। अब उसमें ये सवाल इसलिए भी, मतलब ये तो बिल्कुल तय है कि इंसान जो हैं वो बहुत सी चीज़ें होते हैं एक साथ। उनका चेहरा सिर्फ ये होता है कि ये है, लेकिन उसके पीछे उनके दिल में, दिमाग में, उनकी पूरी साइकी में क्या क्या होता रहता है, इसका कोई अंदाज़ा कोई लगा नहीं सकता। तो जैसे खुद गालिब ने कहा था कि है आदमी बजाय खुद एक मैशर ख्याल। जी तो मैशर ख्याल है कि इज एक स्टॉर्म, टर्बुलेंस ऑफ आइडियाज़ एंड फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो ये सवाल जनरल अगर आप पूछें तो ये बिल्कुल नाकाबिले बयान चीज़ है। लेकिन गालिब ने असल में सवाल किया था अपने कंटेम्प्रेरी सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में, इसलिए कि गालिब से ये सवाल किया जाता था कि आप कर क्या रहे हैं। देखिए वो शायरी उनकी इतनी पेचीदा थी, ख़ास तौर पे 25 साल की उम्र तक उन्होंने ऐसे शेर कहे हैं जो आप मतलब आम जो पढ़ने वाला है शायरी का वो उस तक बहुत मुश्किल से पहुंच सकता है जब तक कि किसी की ट्रेनिंग ना हो पूरी तरह से। तो वो उस वक्त जो ज़माना था दिल्ली में शायरी का, उसमें उनके थोड़े से सीनियर कंटेम्प्रेरी थे शेख इब्राहिम ज़ौक़। तो वो जो शायरी करते थे वो आम जो चीज़ें हैं सामने की, तो उसमें वो ज़बान का जैसे कहते हैं ना बघार, तड़का लगा के वो महारा और ज़बान और आम जो ज़बान है जिसमें लोग बातें करते हैं, उसी की बुनियाद पर उसके ज़रिए शेर कहते थे। तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे अपने ज़माने में। जी। तो गालिब ये जो एक कैनन होता है शायरी का, उसमें नंबर 1 ज़ौक़ थे, दूसरे नंबर पे मोमिन थे, तीसरे नंबर पे गालिब थे। तो उनके आम तौर पे लोग ये कहते थे कि भाई आप ये क्या शेर कहते हैं, हमारी समझ में नहीं आता है। तो आगा जान ऐश थे जो उनसे सीनियर थे गालिब के, उनका बहुत मशहूर शेर है, ज़बाने मीर हम समझे ज़बाने मीर्ज़ा समझे, मगर ये आप खुद ये आप अपना कहा आप समझे या खुदा समझे। कि गालिब साहब जो कुछ कहते हैं इनको या तो खुद समझें या तो भी और शायद अल्लाह मियाँ भी नहीं समझ सकता। अच्छा। तो ये एक तरह का तंज था गालिब पर कि भाई आप ये किन लोगों के लिए शेर कहते हैं। अच्छा, गालिब का मामला ये था कि वो जैसे हाल ही उनके जो शागिर्द भी थे और उनके बायोग्राफर भी हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि ये उनका माइंड बहुत सर्कुलर था, लीनियर नहीं था। गालिब जो हैं वो जो सामने की चीज़ें हैं, जो सामने की दुनिया है, उसके पीछे जो दुनिया बसी हुई है, जो शक्लें हैं और जो आवाज़ें हैं, उनको सुनते थे। उनमें एक सलाहियत थी कि हिज सिक्स्थ सेंस वाज वेरी शार्प। तो वो इस पर तक महदूद नहीं रहना चाहते थे कि जो सामने चीज़ें हैं
दुनिया के सारे शायर आज भी यही कर रहे हैं कि जो सामने की देखी हुई चीज़ें हैं उन्हीं को बयान कर देते हैं, रिसाइकलिंग कर देते हैं, रीऑर्डरिंग कर देते हैं, उनका अपना कुछ नहीं होता। सही। तो और आम लोग भी 99% लोग भी इस दुनिया में जो जानी बुझी चीज़ें हैं उसके अंदर जाने की कोशिश नहीं करते, इसलिए कि दे जस्ट कांट अफोर्ड टू पेनिट्रेट द सरफेस। तो सतह पर गुजारा करते हैं सारे लोग, हम लोग। लेकिन जाहिर है कि सतह जो है वो बहुत बहुत हल्की सी चीज़ है, एक हल्का सा क्रेस्ट है वो इस दुनिया का, और उसके पीछे जो सारी सच्चाइयाँ हैं, असल जो चेहरे हैं दुनिया के, असल आवाज़ें हैं, असल फीलिंग्स हैं और ख़यालात हैं, वो उस सतह के नीचे है। तो गालिब का पूरा जोर इसी बात पर था कि उनका मेंटल मेकअप ऐसा था, उनकी साइकोलॉजिकल एक ओरिएंटेशन ऐसा था कि वो बाहर नहीं रहते थे, अंदर चीज़ों के अंदर जाके उनको उलट पुलट के देखना, उनको तोड़ के देखना। जज्बे हैं, मोहब्बत है। अब मोहब्बत क्या है? आप में से कोई नहीं बता सकता मोहब्बत क्या है। मतलब एक कुछ चीज़ें होती हैं, जब हम किसी से कहते हैं हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, तो इसके मतलब ये एज्यूम कर लिया जाता है कि ये करता होगा, ये उसको कह रहा है कि मोहब्बत करते हैं। वो जस्ट कांट डिफाइन एनी पॉइंटेडली कि मोहब्बत करना क्या है, कैसे है। तो गालिब के यहाँ भी ये क्वेश्चनिंग है। तो इस लिहाज से वो उस ज़माने में अपने उनसे ये सवाल किया जाता था कि आप क्या हैं, तो खुद गालिब ने इसीलिए अपने आप से सवाल किया, भाई तुम हो क्या जी। तो ये मसला है। अच्छा, एक बड़ी आम तौर पे ये कहा जाता है कि गालिब ने शायरी को जहन दिया। ये मैं कभी कभी समझ नहीं पाता कि गालिब से पहले जो शायरी हो रही थी वहाँ पर भी जाहिर है हमें फ़िक्र और ख़ास तरह का फ़लसफ़ा नज़र आता है। तो इस तरह की बातें या इस तरह के स्टेटमेंट कहाँ तक सही हैं या वाकई ऐसा है? नहीं, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा। गालिब और इसमें एक इजाफा यह है कि मीर तकी मीर जो हमारे सबसे पहले उर्दू के सबसे बड़े शायर थे, तो उनके यहाँ भी बड़ा दिमाग था। जी। बुनियादी बात यह है कि कोई बड़ी शायरी बग़ैर बड़े दिमाग के नहीं हो सकती। सिर्फ जज्बात से बड़ी शायरी नहीं होती। बड़ी शायरी अगर आप करना है तो जज्बात की शायरी सिर्फ आपको जिगर मुरादाबादी बना सकती है, उससे आगे नहीं ले जा सकती। अच्छा। तो ये मसला है, बुनियादी है। तो ये तो जितने भी आप कैटेगराइज करें, जितने बड़े शायर हैं, इसलिए कि एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग होती है आदमी की, वही फ़िलासफ़ी की बुनियाद भी है, और थोड़ी सी तब्दीलियों के साथ वही शायरी की बुनियादी बनती है। लेकिन जब आप सोचना शुरू करते हैं इस दुनिया के बारे में, इंसानों के बारे में, तो फिर आप को बहुत से नए ख़यालात का सामना पड़ता है। बहुत से परम्यूटेशंस, कम्बिनेशंस होते हैं जिनको आप रिलेट करते हैं, उनसे एक नया ख्याल पैदा होता है। तो उसी ख्याल की बुनियाद पे आप कोई थ्योरी बनाते हैं और कुछ नया विजन एक आपको हासिल होता है। तो फ़िलासफ़ी तो एक एब्स्ट्रैक्ट पोजीशन है कि उसमें आप एक बहुत बेशक्ल सी चीज़ें होती हैं, उनको आप एक ख़ास ज़बान में बयान कर देते हैं। शायरी में बुनियादी काम यही होता है कि शायरी जब अपने अंदरून में पहुंचती है तो वो फिर ख़यालात का एक पूरा पेचीदा एक सिलसिला होता है जिससे उसे गुज़रना होता है। लेकिन जब आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं चीज़ों को ना, तो आपको अपने लफ्ज़ चाहिए होते हैं और अपनी एक एंगल ऑफ विजन होता है। बनी बनाई बातें जो है ना, उनसे आपका काम नहीं चलता। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो गालिब की जो स्पेशल पोजीशन है हमारी शायरी में, वो ये है कि वो बुनियादी तौर पर अक्ल को, इंटेलेक्ट को इस्तेमाल करने वाले शायर हैं, और इस लिहाज से वो मीर से भी अलग हैं कि उनका जोर 90% इंटेलेक्चुअल एनालिसिस पर है। और शायरी, जाहिर सी बात है कि शायरी सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट थाट से नहीं बनती, उसमें हमें उसको फील करना पड़ता है। जैसे टी.एस. एलियट की मशहूर लाइन्स हैं कि फेल थॉट, कि आप दो चीज़ें करते हैं, या तो ख्याल को महसूस करते हैं तब वो शायरी के काबिल होता है,
या फिर थॉट जज्बे को आप इंटेलेक्चुअलाइज करते हैं। तो इमोशन को इंटेलेक्चुअलाइज आप करते हैं तो वो एक ज़्यादातर वो फिलासफी के करीब पहुंच जाती है चीज़। लेकिन फेल्ड थॉट जैसे गालिब का है कि वो ख्याल को महसूस करके फिर अपनी शायरी लाते हैं, तो इस लिहाज से वो इंटेलेक्चुअल शायर माने जाते हैं और हैं भी। अब इसी से मिलती जुलती एक बात और है कि वो चूँकि 18वीं सदी जो 18वीं सदी थी और 19वीं सदी थी, उसमें हिंदुस्तान में ये जो वेस्टर्न थॉट आने लग गया था, मतलब कॉलेज, एक दिल्ली कॉलेज बन गया था और इसी के आसपास दूसरे जो नई मेडिसिन आ रही थी, नए ख्यालात आ रहे थे। किताब जो उस वक़्त ख़ासतौर पर इंग्लैंड में जो रैशनलिज्म की पूरी मूवमेंट था वो आ रहा था, तो उसमें ज़ोर ये था कि हर चीज़ को पर सवालिया निशान कायम किया जाए जी। तो ये चीज़ गालिब को, हालांकि अंग्रेज़ी नहीं जानते थे वो, उनके यहाँ एक चीज़ थी कि वो पढ़ाकू बहुत थे। अच्छा। तो जो हमारा अपना जो हमारी फ़िलासफ़ी है वो बहुत पढ़ी थी उन्होंने। तो दिल्ली में लाइब्रेरियाँ बहुत थीं, तो उनसे वो किराए पे किताबें मंगवा के पढ़ते रहते थे। तो उनके यहाँ ये एक चीज़ पहले से मौजूद थी। और ये जो रैशनलिज्म का पूरा मूवमेंट था, उसमें जो बहुत सी चीज़ें जो उनके पास पहुँची होंगी दूसरों से, ये उनके खुद शागिर्द बहुत से थे जो ये दिल्ली कॉलेज में अंग्रेज़ी पढ़ते थे और ट्रांसलेशन कर रहे थे वर्ड्सवर्थ के और शैली के और कीट्स के। तो ये जो गालिब की पोजीशन है एक टाइम के लिहाज से, वो इस जगह लोकेटेड थे वो कि वहाँ ख्यालात, नए ख्यालात भी उन तक पहुँच रहे थे। और ख़ुद हमारे यहाँ जो सरमाया है शायरी का, वो चाहे वेदांत का अद्वैत वेदांत हो या तसव्वुफ़ हो, जो एक दूसरे से मिल के बने हैं, तो वो सब चीज़ें उनके यहाँ मौजूद हैं। और उनकी शायरी मतलब कुछ न था तो नहीं, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। तो इस तरह की जो लॉजिकल क्वेश्चनिंग है, लॉजिकल एनालिसिस है, तो ये गालिब के यहाँ बहुत नुमाया है। उनकी रदीफ़ें आप देखिए शायद गज़लों की, क्यों होता, ये ना होता, ये तो क्या होता, क्यों है, कैसे है। तो ये सारे जो क्वेश्चन मार्क्स हैं उनकी शायरी में, तो उससे अंदाज़ा होता है कि वो जैसे पहले मैंने कहा कि वो सामने की चीज़ों पर गुजर नहीं करते थे, बल्कि चीज़ों को अंदर से देखने की कोशिश करते थे। अच्छा, हम सभी लोग जानते हैं कि इधर स्किनर चर्च है, सेंट जेम्स चर्च, जो दिल्ली का पहला चर्च है, स्किनर के नाम से है, और वो गालिब के दोस्तों में से थे, बहुत अजीज दोस्तों में से। इस चर्च में आप दाखिल होंगे तो कब्रों के जो कतबे हैं वो उर्दू और फारसी में भी हैं, साथ साथ इंग्लिश के। तो सर, हमारा जो आज का मौजू है कि रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब की बात की दुनिया पर भी हम बात करेंगे। ये जो रेख्ते के गालिब से पहले के उस्ताद हैं, क्या कहीं ना कहीं गालिब की तश्कील में, गालिब के बनने में, उस पूरे पस मंज़र का, खासकर उर्दू शायरी के, एक दखल था, एक किरदार अदा किया उसने? मीर के बारे में लिखा है ना उन्होंने जी कि तो रेख्ता कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। सुनते हैं पहले ज़माने में, अगले ज़माने में कोई मीर भी था। और मीर के बारे में कई 2-3 शेर उन्होंने कहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है कि हमारी शायरी में मीर तकी मीर जो थे, उनका अजीब व गरीब एक उनकी हैसियत है जी। एक तो ये है कि 18वीं सदी में जब उर्दू शायरी, ख़ासतौर पर गज़ल की शायरी बिल्कुल बचपन में थी, अपने मेकिंग में थी और एक शक्ल हासिल कर रही थी। और हालांकि मीर जो थे उससे पहले 50 साल पहले से शायरी हो रही थी, और 100 साल तक उससे पहले, और 16वीं सदी में दक्कन में जो ये बीजापुर, गोलकुंडा, औरंगाबाद और ये साउथ का जो इलाका है जहाँ ये स्टेट्स थी,
तो वहाँ पे शायरी हो रही थी, 150 साल तक वहाँ शायरी होती रही। लेकिन वो नॉर्थ का जो खासतौर पे दिल्ली के लिए मॉडल नहीं थी। उसमें वो शायरी आप देखें कभी मौका मिले, कुली कुतुब शाह का नाम तो बहुत से लोगों ने सुना होगा। वो पहले दीवान जब पहला अपना जो कलाम का शायरी का जो कलेक्शन है उन्होंने किया था, अपना जमा किया था, उसको छपवाया ना, मतलब वो मुरतब किया था, उसको कंपाइल किया था। तो पहले आदमी थे वो। तो उनसे पहले भी शायरी हो रही थी, लेकिन वो शायरी हमारी मॉडल नहीं बनती थी। दिल्ली के मतलब इस इलाके खड़ी बोली वाले जो इलाके हैं, ये दिल्ली से ईस्ट में जो 8-9-10 ज़िले हैं, ये खड़ी बोली के इलाके हैं जो उर्दू की बुनियाद है, हिंदी की भी बुनियाद है। तो ये था कि मीर तकी मीर ने जब शायरी शुरू की तो उनके सामने 2 चैलेंज थे। एक तो ये था कि पूरा पहाड़ जो है फारसी शायरी का 1000 साल का, उसको कैसे क्रॉस किया जाए जी। तो इसलिए कि हमारे यहाँ शुरू में सारे जो सिम्बल्स हैं और जो कन्वेंशंस हैं वो सब फारसी से ली, इसलिए कि फारसी जानते थे सारे लोग। ये सारे लोग जो थे मीर से लेके और सारे लोग सब बाइलिंगुअल थे, फारसी में भी शायरी करते थे और उर्दू में भी, मतलब जैसे रेख्ता कहते थे पहले। तो रेख्ता 18वीं सदी के शुरू में और 17th सेंचुरी के लास्ट तक एक बहुत गिरी पड़ी ज़बान कहा जाता था उसको। रेख्ता के मतलब है मिली जुली ज़बान या गिरी पड़ी ज़बान, जिसकी कोई हैसियत ना हो, ऐसे ही लोग अपना सड़क छाप लोग बोलते हों, इस तरह की ज़बान समझी जाती थी। तो ये ज़माने में सिर्फ फारसी में शायरी करते थे। मुशायरे भी होते थे। मुशायरे का मतलब होता है फारसी शायरी का का पढ़ना। उर्दू जब रेख्ता आई तो रेख्ता में शेर जब कहा जाने लगा तो उसका मुराख्ता कहते थे। मुराख्ता, जब रेख्ते वाले शायर आपस में मिल के शेर सुनाते थे तो वो मुराख्ता कहते थे। तो ये 18th सेंचुरी के शुरू में। और तो ये एक चैलेंज हो गया था कि आप फारसी की पूरी ट्रेडिशन को किस तरह से चैलेंज करें और उसको क्रॉस कैसे करें, दूसरे की ज़बान को इतना इनर्जाइज कैसे करें कि ये अच्छी और बड़ी शायरी के काबिल हो जाए। जी। तो ये 2 काम उनको एक चैलेंज थे उनके सामने और दोनों काम उन्होंने पूरे किए। उन्होंने फारसी शायरी को क्रॉस भी किया और उर्दू को इस काबिल बनाया, रेख्ता को और उर्दू को, कि वो फारसी की पूरी ट्रेडिशन से आंखें मिला सके पूरी एतमाद के साथ। क्या बात। और ख़ुद बड़ी शायरी को न सिर्फ उसका पॉसिबिलिटी पैदा की बल्कि खुद बन के दिखाया। ये होती है बड़ी शायरी। जो तो फारसी वाले जो हैं वो इसमें इस गुमान में न रहें कि ये शायरी का हम भी ठेका उन्हीं के पास है। तो मीर इसलिए अहम हैं। तो इसलिए गालिब तक उसमें तो इसे पहला आदमी है और आज तक किसी ने इस बात से इनकार नहीं किया कि खुदाए सुखाने, मीर इज़ गॉड ऑफ पोइट्री। तो ये चीज़ सिर्फ मीर को ये खिताब जो मिला है वो उनको मिला है। और आप 50 गज़लें मीर की शुरू से पढ़ लें तो आपको मालूम हो जाएगा कि खुदा, शायरी का खुदा क्या हो सकता है और क्यों है मीर। तो उन्होंने जो बुनियादी तौर पे ज़बान को किस तरह इस्तेमाल किया जाए उसके सांचे तैयार किए। ये बहुत बड़ा काम होता है कि किसी भी ज़बान को उसके बचपन में ही ऐसा कोई आदमी मिल जाए जो ऐसे स्ट्रक्चर्स बना दे ज़बान के, जिसको इस्तेमाल करके आप शायरी की बहुत ही जो बीहड़ जंगलों के अंदर गुजर सकें और उनको उन स्ट्रक्चर्स के ज़रिए अपने आप को साध सकें, अपने जज्बों को, अपने ख्याल को और अपने इमेजिनेशन को। और मीर ने यह भी बताया कि इस ज़बान में मतलब कोई भी लफ्ज़ जो है वो खालिस देसी जो लफ्ज़ है, जो संस्कृत से डेराइव्ड खड़ी बोली जो है वो अपभ्रंश है। तो ये अपभ्रंश और प्राकृतें इसके पहले तो सारी ज़बानें जो हैं संस्कृत से निकली हुई हैं। तो उर्दू बेस है 80% संस्कृत से डिराइव्ड लफ्ज़ों की
प्लस 5-8% फारसी और बाकी फिर अरबी और तुर्की बदन सारी दुनिया की ज़बान है। तो ये जो लफ्ज़ थे हिंदुस्तान के, जो संस्कृत से निकले हुए लफ्ज़ों को मीर ने अपनी शायरी में इस काबिल बनाया कि उसे हम बड़ी शायरी का दर्जा दे सकें और उसके ज़रिए बड़ी शायरी कर सकें। तो ये गालिब के सामने भी वो मॉडल था। तो ये जो ज़िक्र किया है उसी मीर का ज़िक्र किया है। और ये कहा भी जाता है, अब ये बात सही भी है, कि मीर 1810 में उनका इंतकाल हुआ और गालिब 13 साल के उस वक़्त थे और शायरी शुरू कर चुके थे। तो यहीं पर ये जो वलीमारा है उसमें एक साहब थे हुसैनुद्दीन हैदर, वो साहब मीर के मतलब गालिब के भी जानते थे। तो उन्होंने 2-3 शेर मीर से मिलने गए, वो उनके इंतकाल के 2-3 महीने पहले सुनाए। तो उन्होंने उनको सुनाया। तो मीर ने ये कहा कि ये लड़का तो बहुत तेज़ है, लेकिन अगर कोई रहनुमा ना मिला तो बिगड़ जाएगा, वरना अच्छा शायर बन जाएगा। तो गालिब ने शुरू में तो मीर को जगह जगह डराया कि वो बहुत इम्कानात ऐसे थे कि इसलिए कि वो इनका एक माइंड जो था ना वो बहुत एक चकराता हुआ आग का शोला था। गालिब जो थे वो 14-15 साल की उम्र में शायरी शुरू कर दी थी उन्होंने। तो में बहुत ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअल टर्बुलेंस और इमोशनल एक तरह का बहुत उथल पुथल उनके यहाँ थी। तो वो जो मॉडल जो उनके साथ गुजर रही थी वो उसके लिए ज़बान उनके पास नहीं थी कोई, लेकिन वो शुरू में उर्दू में उन्होंने रेख्ता में शायरी शुरू की। लेकिन रेख्ता उस वक्त तक इतनी इंटेलेक्चुअली एनर्जाइज नहीं बन पाई थी कि वो गालिब के उन ख्यालात के उस तूफ़ान को सहार सके और उसको बयान कर सके। तो उन्होंने फ़ारसी उर्दू मिला के एक नई खिचड़ी ज़बान बनाई जी। तो उसमें उन्होंने तो उस वक़्त बहुत से शेर उन्होंने कहे जो बिल्कुल सामने की बात है कि लोगों की समझ में नहीं आते नहीं थे, इसलिए कि वो मेटाफर तो इस तरह की जो शायरी थी उनकी, तो वो एक चैलेंज थी उस ज़माने के लिए। तो लेकिन कुछ देर के बाद उनको ये अंदाज़ा हुआ कि शायद इसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगी आ गई है और बाज़ शेर ऐसे हैं जो मतलब ऑलमोस्ट अनइंटेलिजिबल हैं, उनको समझा नहीं जा सकता। तो वो उनके दोस्त थे जो अब्दुल हक खैराबादी, तो उन्होंने बहुत से चीज़ें निकलवा दी। उनके जो दीवान उनका 1843 में जो पहला दीवान उनका छपा है, पहला दीवान का मतलब जो इस वक्त मौजूद है दीवान, तो उसमें बहुत से शेर उसके काट दिए उन्होंने, खुद गालिब ने निकाल दिए। लेकिन वो अब हम पढ़ते हैं जो, तो उसमें हमें लेकिन उसमें एक कोडिंग आपको तलाश करनी होती है कि गालिब का दिमाग काम कैसे करता है जी। तो अगर आप वो कोड आप जान लें तो आसानी हो जाती है समझने में गालिब को। लेकिन अगर नहीं है, मतलब वो पेज ऐसा डालते थे कि अब एक शेर है कि कुमरी कफ़े खाकस्तरो बुलबुल कफ़से रंग, ए नाला निशाने जिगरे सोख्ता क्या है। अब ये कि बुलबुल जो है वो रंगों का तिलिस्म खाना है। बुलबुल जो है वो रंग है, रंग का एक माया जाल है। और कुमरी एक होती थी, एक परिंदा है जो जल जाती है अपने अंदर, मतलब जल जाती है फिर अपने अंदर से पैदा होती है। अच्छा। तो वो कुमरी जो है वो कफ़े खाकस्तर है, मतलब वो राख जो है वो मुट्ठी भर राख है। तब वो कि ए नाला निशाने, तो जले हुए दिल का निशान क्या है। तो हाली ने जो उनके पहले पैराग्राफन है यादगार गालिब में लिखते हैं कि उन्होंने मिर्ज़ा से पूछा कि भाई ये क्या मतलब क्या है शेर का जी। तो उन्होंने कहा यार मतलब तो ये है कि इसमें ऐसा करो कि ए नाला जो है उसकी जगह जुज़ नाला कर दो, कि नाले के बगैर, मतलब नाला क्यों फरियाद करना और रोना, और तो नाला जो है वही एक चीज़ है जो उस जली हुई कुमरी और उस रंगों के मायाजाल जो बुलबुल है उसका निशान है सिर्फ।
तो नारा ही जो है वो आपको इस दुनिया में मौजूद होने का पता देता है। तो हाली ने कहा कि भैया आपने पहले ही से ये क्यों नहीं लिख दिया, मतलब आप जो लगाने की क्या जरूरत थी। तो उन्होंने कहा जरा मजा आता है इस तरह से शेर को पेचीदा बनाने में। तो ये भी एक वर्किंग है गालिब के दिमाग की होती है कि ये सामने की चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती थी। मतलब इधर जा रहे हैं कहीं तो वो जो सीधा रास्ता हो वहाँ नहीं जाएंगे, वो कहीं ऐसा रास्ता निकालेंगे जो अलग पेचीदा जा रहा हो जी। तो ये है कि गालिब ने अपने जो पेशरो थे, हालांकि मीर से सीखा बहुत कम उन्होंने। अच्छा, दूसरा एक रास्ता निकाला। हाँ, मैं उसी रास्ते पर आना चाह रहा था। एक तो सब ये जान लें कि जो उर्दू ज़बान के ताल्लुक से जो लोग आमतौर पे नहीं पढ़ पाते, ये समझ लें कि जो बुनियाद है उर्दू की वो जाहिर है कि संस्कृत है। जो सरने फरज साहब ने कहा कि जो 80% हम अगर उर्दू की बात करें तो 80% वो संस्कृत जो ज़बान जो लफ्ज़ हैं हमारे। सर हम फ़ारसी के ताल्लुक से बात करना चाहते हैं, क्योंकि गालिब ने बार बार ये कहा कि मेरे रंग अगर आपको देखने हो तो फ़ारसी शायरी पढ़ो। अपने खतूत में भी बारहा लिखते रहे, जब उर्दू में ख़त लिखने शुरू करे तकरीबन 1857-53 के आसपास जो मुझे याद है, तो उसमें उन्होंने लिखा कि जब कोई नसर फ़ारसी की फरमाइश करता तो कहते कि मुझे ज़िंदा समझते हो, जो नसर फ़ारसी की फरमाइश करते हो, गनीमत नहीं है कि मुर्दा कुछ लिख रहा है। और शायरी में भी उनका मामला यही रहा कि वो फ़ारसी को वेटेज या अहमियत देते रहे, लेकिन जो मकबूलियत हासिल हुई, तो ये इस पे ज़रा थोड़ा हमें समझाएं कि फ़ारसी शायरी की उनकी क्या अहमियत है, या इस तरह की वो क्यों कहा करते थे। इसलिए गालिब जो थे उनको अपने अमीर कबीर होने का बड़ा गुमान था, हालांकि जो थे नहीं वो। तो गालिब क्या बड़ी उनकी साइकी जो थी बड़ी पेचीदा थी, और उनके यहाँ सेल्फ डिल्यूजन्स बहुत थे, अपने बारे में गलत ख्यालात। अब उनका ये भी था कि उनके वालिद जो है बहुत पहले इंतकाल कर गए, और वो राजा महाराजा ये उसके इनके थे सिंधिया के फौज में थे, तो उसकी वजह से उनको एक वजीफ़ा मिलता था। वो फिर बाद में बंद हो गया, लेकिन वो अपने आप को दिल्ली के जो नवाब हैं और जो बड़े अमीर लोग हैं उनमें शामिल कर, इसलिए कि ससुराल उनकी जो थी ये थी नवाबों की, नवाब लोहारू, जो लोहारू हरियाणा में जो स्टेट है। तो इस लिहाज से उनका ये था कि फ़ारसी से उनका एक अंदरूनी एक रिश्ता था जी। हालांकि शायरी शुरू जब की उन्होंने तो रेख्ता में शुरू की। अच्छा। लेकिन हाँ, पहले रेख्ता बाद में फिर ये 1820 वगैरह के बाद से फ़ारसी शायरी शुरू की उन्होंने। तो उस वक्त तक तो कह चुके थे बहुत सा उर्दू में, लेकिन उनके यहाँ एक साइकोलॉजिकल एक चीज़ थी कि फ़ारसी जो कि बड़ी ज़बान है और बहुत लंबी ट्रेडिशन है उसकी, और उसमें बड़े बड़े शायर रूमी और हाफिज़ और नज़ीरी और ये सारे लोग जो थे, तो वो एक तरह से अपने आप को उनसे चैलेंज करके और उनके सामने बराबर आने की कोशिश करना चाहते थे कि इस बहुत बड़ी ट्रेडिशन में मेरी अपनी हम कहाँ से लोकेट होंगे। तो ये उन्होंने खुद अपने लिए एक सवाल किया अपने आप से, और अपने आप को एक चैलेंज दिया कि हम ऐसी शायरी करके दिखाएंगे जो उससे मुकाबला कर सके। और उन्होंने शायद ये भी रहा हो कि वो मतलब उनके यहाँ उन्होंने एक पता नहीं मेरे ख्याल से झूठा ही था कि एक उस्ताद उन्होंने अब्दुल समद के नाम से कॉइन कर लिया था, एक इमेजिन कर लिया था दूसरों को रोब में लेने के लिए कि भाई हमने तो डायरेक्ट फ़ारसी वाला आदमी जो था ईरान से आया था वो मेरा उस्ताद था। अच्छा, वो ऐसा उस्ताद था कि वो यहाँ किसी ने देखा नहीं उसको, वो आया भी उनके बाद गायब हो गया वो उनको पढ़ा के। तो बहरहाल वो उन्होंने झगड़ा की मोल लिया। वो एक बुरहान काते नाम से एक डिक्शनरी फ़ारसी की एक साहब ने बनाई, तो भिड़ गए उससे गालिब कि साहब ये तो गलत इसने माने दिए हैं लफ्ज़ों के। और काते बुरहान के नाम से ज़बरदस्त एक मुहिम चला दी कि ये कुछ नहीं जानता, ये फ़ारसी नहीं जानता, मैं जानता हूँ फ़ारसी। हालांकि वो गलत थे। बाद में अब लोगों ने बताया कि गालिब जो थे उनके पास एक
एक वो था रोम में लेने की कोशिश कर रहे थे, बरम में लेने के लिए ना? तो ये सब चीज़ें थी गालिब के यहाँ। तो और उन्होंने कहा भी कि हमारा दीवान जो है उर्दू का दीवान फीका है, बेरंग है। लेकिन इसके बावजूद गालिब के यहाँ चूँकि एक उस ज़माने में 18वीं सदी में 17वीं सदी में 18वीं सदी में एक इंडियन स्टाइल ऑफ पर्शियन पोइट्री जो सबके हिंदी कहा जाता है उसको, अच्छा, सबके मतलब है स्टाइल। तो ये गालिब के पहले बेदिल और गनी काश्मीरी और इस तरह के वही उर्दू के मतलब फ़ारसी के शायर हिंदुस्तान के हैं, वो एक बिल्कुल ऐसी फ़िज़ा तैयार कर दी थी उन्होंने फ़ारसी शायरी की, जो ईरान में जो शायरी हो रही थी वो ईरान वाले उसको मतलब बिल्कुल नापसंद करते थे। अच्छा, इसलिए कि इनके यहाँ वो भी था, वो संस्कृत की वजह से, संस्कृत जो पोइटिक्स है उससे लेके उन्होंने जो क्वेश्चनिंग उनके यहाँ थी और जो सवालात कायम करने की चीज़ों को, तो और पेचीदा बयानी चीज़ों को पेचीदा करके महसूस करना और पेश करना, तो वो सबके हिंदी से गालिब के यहाँ वो ट्रेडिशन पहुँची। तो जिसमें इन्होंने शायरी की, तो वो शायरी ईरान वाला ने अब 50-100 साल पहले तक ईरान के किसी आदमी ने गालिब को रिकॉग्नाइज नहीं किया। अच्छा, तो वो एक तरह से एक सेल्फ असेसमेंट में कुछ कमी हो जाती है, जिसकी वजह से गालिब ने अपनी उर्दू शायरी को कम करके देखा। लेकिन अब सब जानते हैं कि वही शायरी जो है उनकी इज्जत और उनकी नामवरी और उसकी बुनियाद है। तो ये चीज़ ऐसी होती है बाज़ औक़ात कि आप इसीलिए कहते हैं कि शायरी के बारे में, अपनी शायरी के बारे में शायर की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। अच्छा, हाँ, वो कुछ भी कह देते हैं, तो आप जो अपने तौर पे आप ऑब्जेक्टिव स्टडी कीजिए और एनालाइज कीजिए और समझिए। हालांकि वो सारे लोग, जमीर भी सब, दाग और मोमिन और जितने सब फारसी में शायरी करते थे, लेकिन किसी की फारसी शायरी जो थी वो मतलब उस ट्रेडिशन को अगर आप सामने रख के देखें तो उसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी कि वो हाफिज़ का और दूसरे लोगों का मुकाबला कर सके। जी, तो ये ख़त में लिखते भी हैं कि हिंदुस्तान में फ़ारसी कहने वालों में सिवाय खुसरो देहलवी के किसी को मुसल्लम सबूत नहीं मानता। मियाँ फैज़ी की कहीं कहीं ठीक निकल आती है। और आगे लिखते हैं कि गाय का बच्चा बजोरे सहर आदमी की तरह कलाम करने लगा तो बनी इसराइल उसको खुदा समझे थे, मैं वो नहीं हूँ। तो सर, गालिब के इम्तियाज़ात पर भी हम मुख्तसर बात करेंगे, लेकिन गालिब के बाद की जो उर्दू शायरी है, गालिब के जो असरात हैं उर्दू शायरी पर, वो किस तरह से आप महसूस करते हैं? गालिब क्या छोड़ के गए शायरों के लिए, तख्लीक़कारों के लिए? हाँ, इसमें मतलब एक पाथ ब्रेकिंग शायरी है। एक तो ये कि ये जो मैंने पहले अर्ज़ किया था कि आप जिस दुनिया में आए हैं उसको एक्सप्लोर कीजिए, उसको डिस्कवर कीजिए अपने तौर पे। जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो भ्रम है, उसको तोड़िए, उस भ्रम को तोड़िए, और जो बनी बनाई चीज़ें हैं उनको पीछे छोड़ के उनके अंदर उनकी मानी समझने की कोशिश कीजिए। अपनी इमेजिनेशन को खुला छोड़ दीजिए और एसोसिएशंस जो हैं, लेकिन बड़ी शायरी आती है चीज़ों और लफ्ज़ों के दरमियान नए रिश्ते, मानी और लफ्ज़ों के दरमियान नए रिश्ते कायम करने से। अब जैसे सिमिलीज आती है ना, सिमिलीज और मेटाफर्स जो, तो आप यह दुनिया सारी जो है बनाई इसी तरह गई है कि एक चीज़ दूसरे का बदल है, चीज़ें एक दूसरे से होकर गुजरती हैं, ये चीज़ें एक दूसरे में आती जाती रहती हैं। तो ये एक कच्ची मिट्टी का पूरा बहुत बड़ा लोंदा है दुनिया। आपको नज़र आता है कि ये चेहरे हैं, ये चीज़ें हैं, ये इस तरह से घरों में रहते हैं लोग, इस तरह से मिलते हैं, इस तरह से बिछड़ते हैं, इस तरह रोते हैं, इस तरह गाते हैं। ये चीज़ें हमने मान रखी हैं कि जैसे होता है चल लीजिए, लेकिन एक एक चीज़ को पर क्वेश्चन किया जा सकता है। मतलब ज़बान में आते ही आप जो कुछ महसूस करते हैं, जब उसको बयान करते हैं तो आप ज़बान का सहारा लेते हैं। ज़बान एक गिवन चीज़ है, ज़बान एक बहुत लिमिटेड चीज़ है,
आपके जज्बे बहुत अनलिमिटेड होते हैं, फैले हुए होते हैं, तो उनको ज़बान में बयान करने वक्त आपको बहुत चैलेंजेस पेश आते हैं। तो गालिब ने पहला काम तो यही किया कि जो एक बहुत ये दुनिया जो है एक बहुत बड़ा एक फैलाव है, एक बहुत बड़ा पेचीदगी का एक पूरा एक कारखाना है, तो इन ख्यालात को, इन जज्बों को, इन महसूसात को अदा करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना इमेजिनेशन कितना शार्प करना है और उसको किस तरह इस्तेमाल करना है, लफ्ज़ों को किस तरह बरतना है, इस्तेमाल करना है। तो ये चीज़ दिखाई। और दूसरे ये कि आप सरफेस को पेनिट्रेट करें और अंदर जाके देखें कि ये है एक एक लफ्ज़। अब आप जितने हम आसानी से बोल देते हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं बहुत गमगीन हूँ, एक जुमला जो है ये, इसको अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप गुम हो जाएंगे कि क्या मतलब है, मोहब्बत करना क्या है, गमगीन होना क्या है और खुश होना क्या है। तो ये चीज़ें गालिब ने हमें बताई कि कोई चीज़ बाहर की सतह पर न रहो, उसके अंदर जाओ और ये क्वेश्चन करो। तो इसीलिए हम आप देखते हैं कि इनके यहाँ इतना ज़्यादा एक जो इंडिविजुअलिटी नज़र आती है, जो क्रिएटिव एक जो तख्लीकी ताजगी जब हमें नज़र आती है कि दुनिया बिल्कुल बदली हुई और कुछ अजीब सी मिलती है। तो और ऐसा होता है कि जब हम जो कुछ सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो चीज़ गालिब ने उसको देख ली या बयान कर दिया है। तो ये इसीलिए है कि वो जो मामूल है, उन्होंने जो बनी बनाई चीज़ें उसको तोड़ा, उस दायरे को ब्रेक किया और अंदर से चीज़ों के अंदर से उनके मीनिंग्स निकाले। जी, तो अब मैं ये चाहता हूँ क्लोजिंग से पहले सेशन की हमारे 2 सवाल, अगर आपके पास कोई सवाल गालिब के ताल्लुक से बहुत पहले से आपने सोच रखा हो कि नहीं ये सवाल जो है फरज साहब से पूछेंगे हम, तो अगर आपका कोई सवाल हो तो वो आप यहाँ रख सकते हैं। हाँ प्लीज नाम भी बताइएगा। आदाब सर, मैं पारुल सिंह नूर नाम है। मेरा सवाल ये था कि गालिब और उनके जितने भी कंटेम्प्रेरी शायर थे वो सब के सब मुशायरों में या फिर नशिस्तों में जैसे भी पढ़ते होंगे, तो उर्दू के जो स्कॉलर्स थे उनके लिए शायरी को समझना थोड़ा आसान है, पर वो शायरी आम आदमी जो उस टाइम थे, जो उर्दू के इलिटरेट थे, उन तक वो कैसे पहुंचती थी? क्या वो अपनी उस हद तक पहुंच पाई आम आदमी तक? 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी दिल्ली वो 90% या 99% लिटरेसी थी। तो लिटरेसी तो आप उसको मत कहिए, शुरू से अब दिल्ली जब बनी है तब से ही। सर टॉमस रो आया था, क्वीन एलिजाबेथ का भतीजा था वो उसने आगरा में पहुंचा तो वो उसने अपने मेमोइर्स में लिखा है कि तकरीबन 100% लिटरेसी और आगरा वाज वेरी वेल लिट। उसके आगे लंदन जो है वो गांव लगता है। क्या बात है। तो इस तरह की आगरा, उसके बाद दिल्ली, तो इतनी लिटरेसी थी। तो शायरी से जुड़े हुए लोग जो उस वक़्त थे वो तकरीबन सारी दिल्ली वाले ही थे। तो कोई ना कोई किसी न किसी सतह पर शायरी से उसका ताल्लुक़ था। तो जैसे हमने अभी पहले कहा कि गालिब को तो अलग कर दीजिए, लेकिन सारे मतलब मोमिन भी बहुत पेचीदा शायरी करते थे और ज़ौक़ जो थे वो उनके यहाँ था कि बहुत सादा। और दूसरे एक दौर भी तो मतलब मीर सोच थे और मीर असर थे, मीर दर्द, मतलब मीरदा तो पहले हो गए, ये लोग सारे जो थे, ज़हीर देहलवी थे, अनवर देहलवी थे। तो कई लेवल्स की शायरी उस वक़्त हो रही थी, जिसमें जैसे मुहावरा दिल्ली का है और उसकी जो कहावतें हैं और चीज़ें हैं, तो जैसे ज़ौक़ ने इस्तेमाल किया तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो दिल्ली वाले उस वक़्त के उनके लिसनर थे और पढ़ने वाले थे तो आसानी से समझ जाते थे। समझने में जो परेशानी हुई गालिब को समझने में हुई। तो गालिब ने तो अपना उनका जो एक्सपीरियंस था वो इतना पेचीदा था कि वो शायरी को पेचीदा होना ही था। तो वो चीज़ शुरू में
उनको उनकी ज़िंदगी में ये एक कम्प्रहेंशन का प्रॉब्लम था और दूसरों तक उनकी शायरी को पहुंचने का। लेकिन इसके बावजूद उनके जो शायर, जो दोस्त थे, उनके शागिर्द जो थे, वो तकरीबन 200-300, बहुत ज़्यादा शागिर्द नहीं थे, लेकिन 200-300 शागिर्द ऐसे थे जो ख़त लिखे उन्होंने गालिब ने अपने दोस्तों को और अपने अजीज़ों को। उन्होंने नस्र में भी, प्रोज़ में भी अपना अलग स्टाइल बनाया। तो उन सब ने प्रिजर्व किया उनके ख़तों को। वो जानते थे कि ये आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ा वाक़या होने वाला है। तो इसीलिए उनके उस शायरी को भी, जो पेचीदा शायरी थी, उसको भी समझने वाले मौजूद थे, कम थे। तो अब आगे आज की बात जो हम कर रहे हैं वो तो खैर अब तो बड़ा मामला दूसरा हो गया है कि अब तो एक बड़ी तादाद ऐसी है जो ज़बान जानती है, ना इंसान को जानती है, ना दुनिया को जानती है, ना हुस्न को जानती है, ना इश्क को जानती है, ना कुछ नहीं जानने वाले हैं नहीं लोग। मतलब लफंगों की एक पूरी फौज है जिनको ना शायरी से मतलब हो सकता है, ना जिंदगी से मतलब है, खुश हो रहे हैं लोग सारे, देखिए कुछ नहीं है। मतलब आज की ज़िंदगी में आज के इंसान जो है 90% लोग ऐसे हैं जो जानते ही नहीं जीना क्या होता है, इंसान होना क्या होता है, समझ क्या होती है, दुनिया क्या है, कैसे है। तो वो तो खैर अब तो खैर शायरी जो है वो बहुत स्पेशलाइज्ड चीज़ है। आप मुशायरे में चीख पुकार सुनते हैं, वो तो कैरिकेचर है शायरी का, तो शायरी के नाम पे कलंक है। तो हमारे ज़्यादातर लोग तो उसी से शायरी समझते हैं कि यही लोग शायर हैं जो मुशायरों में आके पढ़ते हैं। हम लोगों ने जो ये किया है कि एक स्पेशलाइज एक मुशायरा बनाया कि जहाँ पर लोग सुन सकें, अच्छे लोग आ सकें और जो शायरी को समझना चाहते हैं वाकई वो लोग आ सकें। लेकिन आवामी मुशायरों में वो सब नहीं होता। तो मेरा अपना जो मामला है कि 18th सेंचुरी तक, 19th सेंचुरी तक ये एक बहुत स्पेशलाइज्ड एक चीज़ होती थी शायरी। आम आदमी पैदा नहीं हुआ था उस वक़्त तक, पार्टी भी और आम आदमी भी। लेकिन आम आदमी को शायरी वजह से मतलब नहीं है यार। आदमी को ना हुस्न से मतलब है, ना मोहब्बत से मतलब है। मतलब मोहब्बत की एक आंच लग जाए तो खड़े खड़े जल जाए आम आदमी। वो जस्ट कांट अफोर्ड बहुत ज़्यादा हुस्न, बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत वो नहीं, इसलिए उसका तहस नहस कर देती। मोहब्बत क्या करती, तहस नहस कर देती, आपके सारे मंसूबे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे रिफाइंड लोगों की चीज़ है शायरी, जो उसको समझें, उसको आगे बढ़ाएं और वो फिर दुनिया की तक पहुँचे। लेकिन शायरी का काम ही यही है कि दुनिया में जो कमी है उसको पूरा करे, जो गंदगी है उसको दूर साफ करे, और जो हुस्न, जो एक तरह की बेसुरापन है और जो उसको सुर में लाए दुनिया को। तो आखिर में मैं एक शेर मीर तकी मीर का पढ़ता हूँ इस लिहाज की शायरी करती क्या है कि तुरफ़ा सन्ना है ए मीर ये मौजू तबां, बात जाती है बिगड़ भी तो बना देते हैं। अब तुरफ़ा सन्ना के मतलब तुरफ़ा अजीब व गरीब कारीगर लोग हैं ये लोग जो मौजू तबा हैं, जिनकी तबा मौजू हैं। तो मौजू तबा के मतलब ये है कि आप बाहर में शेर कह रहे हैं तो उसमें आपको अंदाज़ा है कि दोनों मिसरे बराबर होने चाहिए, मीटर में होना चाहिए, जैसे हम कहते हैं लय में है, वो छंद में है। लेकिन इसके दूसरे मानी ये हैं कि मौजू तबा जो दुनिया में शायरी के अलावा भी वो ऐसे लोग हैं जो दुनिया में कहीं भी कोई चीज़ अपनी जगह से हट जाती है, कोई ख्याल अपनी जगह से हट गया, दिमाग से हट गया, कोई जज्बा दिल से हट गया, कोई सुर टूट गया कहीं दुनिया का, तो उसको ठीक कर देते हैं। तो शायरी जो है वो ये काम करती है कि वो सफाई का काम करती है। तो शायर जो है हम अपने आप को सफाई कर्मचारी कहते हैं इस दुनिया का, और हम एयर प्योरीफायर भी हैं। माहौल ठीक करते हैं और हवा भी ठीक करते हैं और पानी भी ठीक करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फरहत एहसास साहब आपका। जाहिर है कि जो कुछ रास्ते, कभी कभी ये भी एहसास होता है कि अब तो शायद हम बहुत कुछ जान चुके गालिब के बारे में, सब कुछ समझ लिया। तो फरहत एहसास साहब जाहिर है कि हमें एक नया रास्ता एक बार फिर से नई तरह से सोचने पर मजबूर करते हैं। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें वक्त दिया। बहुत ख़ास